आज इतवार का दिन है। मलून राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज के सिलसिले में आज छठा दिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजा सिंह को गुस्ताखी बकने पर चरलापल्ली जेल में डाल दिया गया है। ये सब हैदराबाद के पुरअमन मुसलसल एहतजाज की बदौलत हो पाया है और हैदराबाद ने फिर एक बार पूरी दुनिया के लिए न सिर्फ मिसाल कायम की है बल्कि हैदराबाद के नौजवानों ने दुनिया भर के मुसलमानों को ये बता दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। रोज़ाना हम आपको राजा सिंह के बारे में अपडेट दे रहे हैं कि कब क्या हो रहा है, तो उसी ताल्लुक़ से आज भी क्या नई अपडेट है आइए हम आपको बताते हैं। तफसीलात जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अब जबकि राजा सिंह जेल में बंद है लेकिन वो जेल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश में है और उधर दूसरी तरफ पुलिस और तेलंगाना हुकूमत राजा सिंह को लंबी जेल यात्रा पर भेजने की तैयारी कर रही है। मलून बीजेपी एमएलए राजा सिंह अब जेल से बाहर निकलने की तैयारी में हैं। इस सिलसिले में क्या कार्रवाइयाँ की जा रही है आइए हम आपको वो भी बताते हैं। रुकन असम्बली मलून राजा सिंह के मुस्तकबिल का फैसला वो मुशावरती बोर्ड के हाथ में है। पीडी एक्ट की बरकरारी या बर्खास्तगी का फैसला बोर्ड करेगा। ये बोर्ड 3 रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होता है, यानी ये बोर्ड में 3 रिटायर्ड जजेस रहते हैं जो उमूमन पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई के मुलजिमीन 3 माह या 1 साल के कैद के हकदार होते हैं। उमूमन पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई के मुलजिमीन जो भी हैं वो 3 महीने या फिर 1 साल तक जेल में रहते हैं। मलून की रिहाई के लिए जोर लगाया जा रहा है, ताहम एक्ट की बरकरारी या बर्खास्तगी का फैसला बाकी है। पीडी एक्ट की सिफारिश की जांच बोर्ड कमेटी करती है और राजा सिंह को इम्कान है कि कमेटी पूछताछ करेगी। ताहम पुलिस से सबूत को बोर्ड में पेश कर दिया गया। तफसीलात की बोर्ड कमेटी जांच करेगी। ज़राए के मुताबिक जांच के बाद हाई कोर्ट से रुजू होने का मौका दे रहेगा। बोर्ड से रुजू होने वाली अक्सर दरख्वास्तों में बोर्ड ने पीडी एक्ट को बर्खास्त किया है। ताहम रुकन असम्बली के खिलाफ आयद पीडी एक्ट की जांच के बाद ही पीडी एक्ट के इक़दाम को दुरुस्त या फिर गैर दुरुस्त करार दिया जाएगा। अब जबकि राजा सिंह को गुस्ताखी बकने पर जेल में डाल दिया गया है तो दूसरी तरफ लोग सोशल मीडिया पर भी अब नज़र रखने लगे हैं। एक यूट्यूबर के खिलाफ शहर हैदराबाद में कल शिकायत दर्ज करवाई गई है। मंगलहाट पुलिस स्टेशन में एक यूट्यूबर के खिलाफ तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने अपने चैनल के जरिए हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ काबिल इतराज़ रिमार्क्स किए हैं। टी अरविंद सिंह साकिन धूलपेट ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि यूट्यूब चैनल अबू फैसल धमाका पर इस तरह की हरकत की गई है। पुलिस से यूट्यूब चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ अबू फैसल और उसके तमाम मुलाजिमीन की गिरफ्तारी की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना में सियासी हलचल। रियासत तेलंगाना में सियासी हलचल पैदा हो गई है। मंगोड़ असम्बली हल्के से रियासत के सियासी मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये कहा जा रहा है कि मंगोड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का नतीजा रियासत की सियासत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा और इसी से अंदाज़ा किया जा सकेगा कि आइंदा असम्बली इलेक्शन में क्या सूरत हाल उभर कर सामने आ सकती है। पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगोड़ असम्बली हल्के का दौरा किया और जलसे आम से खिताब करते हुए पार्टी की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज़ कर दिया। इसके दूसरे दिन मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह बीजेपी की इंतखाबी मुहिम शुरू करने वहां पहुंच गए। अमित शाह के दौरे के कई पहलू सामने आ रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ मंगोड़ हल्के पर नज़र रखी थी और वहां जलसे से खिताब किया बल्कि उन्होंने रियासत के आइंदा असम्बली इलेक्शन का भी एक तरह से माहौल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने तेलुगु देशम को एक बार फिर रियासत में फ़ाल और मुतहर्रिक करने की एक तरह से कोशिश की है। हालांकि तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू से उन्होंने डायरेक्ट मुलाकात नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि दरपर्दा मुशावरत शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले के तौर पर अमित शाह ने तेलुगु फिल्मों के मकबूल अदाकार और जूनियर एनटीआर से मुलाकात की जो चंद्रबाबू नायडू के रिश्तेदार हैं। दिल्ली से बीजेपी के बड़े लीडरान का हैदराबाद में आना जाना शुरू हो चुका है चूँकि इलेक्शंस करीब है। आपने कल भी देखा कि एक कौमी लीडर और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी हैदराबाद आए थे। इससे पहले अमित शाह आकर गए हैं और कल जेपी नड्डा आए और चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। उन्होंने यानी बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक नए निज़ाम का रवैया इख्तियार किए हुए हैं। आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने भी चंद्रशेखर राव की तरह पाबंदी आयद की थी। हनमकुंडा के आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में बीजेपी के जलसे आम से खिताब करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की पदयात्रा में रुकावटें हायल करने की कई कोशिशें की गई और आज के जलसे आम को भी इजाज़त नहीं दी गई थी। हाई कोर्ट से इजाज़त हासिल करते हुए ये जलसा मुनक्किद किया गया और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें जेपी नड्डा ने चंद्रशेखर राव के बारे में कही है। बीजेपी अपने 8 साल दौरे हुकूमत में 8 रियासतों के अंदर अपोजिशन को इख्तिदार से हटाकर खुद हुकूमत में आ गई है।
मरकज़ पर बीजेपी की हुकूमत कायम होने के बाद 8 साल के दौरान अवाम की जानिब से मुंतखब की हुई हुकूमतों को इख्तिदार से बेदखल करते हुए बीजेपी ने उन रियासतों में इख्तिदार हासिल कर लिया। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से 277 MLAs ने अपने अपने पार्टियों को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। चंद महीने पहले ही महाराष्ट्र में कांग्रेस, NCP और शिवसेना हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करते हुए शिवसेना के साथ बगावत करने वाले अरकान असम्बली के साथ बीजेपी ने मुश्तरका हुकूमत तश्कील दे दी। इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इख्तिदार से महरूम करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे नाकाम हो गए। अब वहाँ पे नाकाम होने के बाद झारखंड हुकूमत पर ख़तरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसके बाद बिहार को टारगेट किया जा रहा था और तेलंगाना में भी एकनाथ शिंदे मौजूद होने के इशारे दिए जा रहे हैं। इन 8 साल के दौरान कौमी तहकीकाती एजेंसियों यानी CBI, ED, इनकम टैक्स वगैरह का बेजा इस्तेमाल करने की भी मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी अब कोई नारा दिए बगैर मुल्क से अपोजिशन को हटा रही है। जिस वक्त से मरकज़ और मुल्क की कई रियासतों में बीजेपी बरसर इख्तिदार आई है, उस वक्त से मुल्क में जमहूरियत के मायने बदल कर रह गए हैं। इख्तिदार को अवामी खिदमात का ज़रिया बनाने के बजाय अपोजिशन को नीचा दिखाने और उनकी हुकूमतों को जवाल का शिकार करते हुए ख़ुद इख्तिदार पर कब्ज़ा करने और पैसे और मरकज़ी एजेंसियों का बेदरक इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क की कई रियासतों में ऐसी मिसालें वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं, जहाँ बीजेपी ने अवाम के वोट से इख्तिदार ना मिलने के बाद पिछले रास्ते से इख्तिदार हथियाने में कामयाबी हासिल की है। मध्य प्रदेश में ऐसा ही किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लालच देते हुए उन्हें कांग्रेस से बगावत पर उकसाया गया। उनके अरकान असम्बली को भी तोड़ लिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा की सीट और मरकज़ी वजारत का लालच दिया गया। मध्य प्रदेश की हुकूमत को जवाल का शिकार करते हुए खुद इख्तिदार पर वापसी की। कांग्रेस और JDS की कर्नाटका हुकूमत को भी इसी तरह जवाल का शिकार किया गया। MLAs को ख़रीदा गया, उन्हें करोड़ों रुपये देते हुए अपनी पार्टियों से मुनहरिफ करवाया गया। एदादो शुमार के उलटफेर के ज़रिए बीजेपी ने कर्नाटका में इख्तिदार हासिल कर लिया और फिर सरकारी मिशनरी का बेजा इस्तेमाल करते हुए बागी कायदीन को दोबारा असम्बली के लिए मुंतखब करवा लिया। फिर महाराष्ट्र में यही खेल खेला गया। शिवसेना के कायदीन को इन्हराफ के लिए उकसाया गया, वहाँ भी पैसे और ताकत का खेल खेला गया। कुछ कायदीन को हिंदुत्व के नाम पर उकसाने में भी कामयाबी हासिल की गई। फिर शिवसेना में इन्हराफ करते हुए बागी ग्रुप के साथ बीजेपी ने इख्तिदार में हिस्सेदारी हासिल कर ली। हालांकि चीफ मिनिस्टर तो एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन सारे इख्तियारात ऐसा लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के पास हैं। वहीं बीजेपी के मंसूबे पर अमल करते हुए एकनाथ शिंदे को प्रोटोकॉल तक महदूद रखे हुए हैं। बिहार में बीजेपी को इस मंसूबे पर अमल करने का वक्त नहीं मिला और नीतीश कुमार वक्त से पहले ही अपनी बाजी खेल गए। अब दिल्ली को निशाना बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का भी दावा है कि उन्हें भी दिल्ली की वजारत आला यानी चीफ मिनिस्टर की पेशकश करते हुए इन्हराफ की दावत दी गई थी। उन्हें करोड़ों रुपए का लालच दिया गया था। उन्होंने ये सब कबूल नहीं किया तो उनके खिलाफ CBI को सरगर्म कर दिया गया। मुल्क की तकरीबन तमाम अपोजिशन पार्टियों का दावा है कि CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए उन्हें खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में रिश्वत के खात्मा और दयानतदारी से काम करने के नारे पर मुंतखब होने वाली आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली ने इस लालच या धमकी को कबूल नहीं किया तो उनके खिलाफ तहकीकाती एजेंसियों को सरगर्म कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने इन्हराफ के लिए उकसाने के लिए उन्हें जो फ़ोन कॉल मौसूल हुए थे उसकी छोटी सी ऑडियो क्लिप भी मंजर आम पर लाई है और दुरुस्त वक्त पर मुकम्मल ऑडियो मंजर आम पर लाने का ऐलान किया है। ये सारी सूरत हाल एक संगीन मसला है, इस पर सभी को तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस सब के दरमियान अपोजिशन में इंतशार बरकरार है और जब तक ये इंतशार बरकरार रहेगा उस वक्त तक बीजेपी अपने इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती रहेगी और अपोजिशन को ख़त्म करने के मंसूबों पर अमल करती रहेगी ताकि मुल्क को एक जमाती निज़ाम के सिम्त ढकेला जा सके। ऐसा करना दरअसल मुल्क की जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है और दूसरी तमाम जमातों का वजूद भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो या मुल्क की दूसरी इलाक़ाई जमातें हों। बीजेपी की जानिब से जिस तरह अपनी हुकूमत के ज़रिए मरकज़ी तहक़ीक़ाती एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक ख़तरनाक खेल है। इसके ख़िलाफ़ अवाम में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। अवाम को भी समझना चाहिए कि उनके वोट का हक़ अमलन ख़त्म हो रहा है और उनके वोट की अहमियत को घटाया जा रहा है। वोट अवाम का वो हथियार है जिससे तमाम जमातें खौफज़दा होती हैं, लेकिन बीजेपी इसी हथियार को बेकार करने पर तुली हुई है। मुल्क की चाहे किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ ऐसा खेल खेला जाए वो गलत है। अवाम को भी ऐसी जमातों को अपने वोट की ताकत को समझाना होगा और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वालों को सबक सिखाना चाहिए।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।